Hello everyone. In the previous video, we discussed about the second theory of capital structure, that is the net operating income approach. According to that theory, it is hardly the various alternatives regarding the debt equity composition are hardly going to make any change to the capital structure, value of firm, and the overall cost of capital. Now we are going to start with the third theory, that is the traditional approach. Now this theory is going to remove all the extreme points of the previous two theories. अब हमने फर्स्ट थ्योरी में ये किया था दैट कि जो हमारी थ्योरी है फर्स्ट थ्योरी कि हम जब तक डेट का कंपोनेंट इंक्रीज नहीं करेंगे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होगी और हमारे फर्म की वैल्यू इंक्रीज नहीं रहेगी। तो उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया कि डेट का कॉम्पोजिशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए इक्विटी से। अब हमारी जो सेकेंड थ्योरी थी उसमें हमने ये रीड आउट किया था कि हमारा डेट इक्विटी का कोई भी कॉम्पोजिशन हो इट इज हार्डली गोइंग टू मेक एनी चेंज। वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों केसेस में सेम रहेगा। अब जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है, वो एक साइकिल के ऊपर बेस्ड है। साइकिल क्या कहता है हमें कि स्टार्टिंग में तो अगर हम अपने डेट का कॉम्पोजिशन इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द डेट कॉम्पोजिशन एट फर्स्ट हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो रिड्यूस करेगा, बट अगर हम अपने डेट का कॉम्पोजिशन इंक्रीज करते जाएंगे बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज भी हो सकता है। ये पार्ट हमने इस ट्रेडिशनल अप्रोच में डिस्कस करना है कि जैसे ही हमारा डेट का कॉम्पोजिशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, उसके इंक्रीज होने से, उसके बढ़ने से हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। बट जैसे ही हम उस पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पर हमारे पास एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अगर हम उससे बियॉन्ड भी अपने डेट को इंक्रीज करेंगे तो ये चांसेस पूरे हैं कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके बाद इंक्रीज करेगा, रिड्यूस नहीं होगा। तो दैट मीन्स हमें डेट को एम्प्लॉय करना चाहिए, हमें बिना डेट के भी नहीं चलना चाहिए और हमें एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेट को भी यूज नहीं करना है। आपका जो डेट और इक्विटी का कॉम्पोजिशन है उसको नॉर्मल लेवल तक ही चलाना है, क्योंकि डेट ज्यादा इंक्रीज करने से हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने से इक्विटी वालों के लिए पैसा कम रह जाता है। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू डिस्कस अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ हाउ इट इज रिटन और हाउ यू हैव टू understand the point, it is given over here. Then the increased cost of equity cannot be offset by the advantage of low cost debt. The overall cost of capital, according to this theory, decreases up to a certain point, remains more or less unchanged for moderate increase. It is written in this line कि एक लेवल तक तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज करेगा, फिर वो अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट उसके बाद वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो इंक्रीज करेगा वहां पर हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लग जाएगी। अब हमें क्या है, हमें वहां पर अपने डेट के कॉम्पोजिशन को रिड्यूस करना चाहिए। Now let us understand this with the help of our diagram or the graph. So here is the graph which represents everything. ग्राफ में दे आर सेइंग कि हमारे पास एक तरफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और एक तरफ हमारा रिस्क है, डिग्री है, कितना फाइनेंशियल रिस्क उसके साथ अटैच हो रहा है। दे आर सेइंग कि जैसे जैसे हम अपना डेट इंक्रीज कर रहे हैं एक लेवल तक हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस कर रहा है। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा वो क्या है, स्टेगनेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही हमने अपने कॉस्ट ऑफ डेट को एक सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा एम्प्लॉय कर दिया, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है ज्यादा डेट को एम्प्लॉय करने का। अब यहाँ पर हमने ये पार्ट तो डिस्कस कर लिया, अब इसको प्रूव कैसे करना है या इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आई हैव वन इलस्ट्रेशन। वो इलस्ट्रेशन में हमारे पास 3 ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपकी इस पूरी थ्योरी को जस्टिफाई कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट। So here comes our first illustration. Compute the market value of the firm, value of shares, and the average cost of capital from the following information. आपको फर्म की मार्केट वैल्यू मींस आपको V निकालना है, आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है मींस आपको S निकालना है, और आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान में रखना
कि हमारे जो भी फॉर्मूले हमने प्रीवियस अप्रोचेस में किए थे वही हम इनमें अप्लाई करेंगे, इसलिए उनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। सो अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है, आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम दी है, जैसे कि हमें प्रीवियस वीडियो में भी दिया था। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम को कई बार हम क्या है, ईबीआईटी मानते हैं। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दी है जितनी आपने की हुई है या जितनी आपको करनी है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको हर एक केस में डिफरेंट दिया है। वो क्यों? क्योंकि आप चेक करो, आपका जो डेट टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख है। अब 10 लाख के उन्होंने आपको 3 ऑल्टरनेटिव्स दे दिए। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, इफ द फर्म यूजेस नो डेट। अब अगर वो डेट ही नहीं यूज कर रहा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आपके पास सारे की सारी क्या होगी, इक्विटी। कितने की इक्विटी हो जाएगी आपके पास, 10 लाख की। तो ऑब्वियस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वहां पर चेंज रहेगी। सेकेंड केस वो क्या कह रहे हैं, इफ द फर्म यूजेस 4 लाख डिबेंचर्स, मतलब 10 लाख में से 4 लाख आपके क्या हो चुके हैं, डिबेंचर्स हो चुके हैं। तो उस केस में आपकी जो इक्विटी होगी वो 6 लाख की हो जाएगी और जो डेट है आपका वो 4 लाख का है। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें उन्होंने डेट का स्ट्रक्चर 6 लाख कर दिया है। दैट मीन्स हमारी जो इक्विटी होगी वो उस केस में 4 लाख हो जाएगी और जो हमारा डेट है वो उस केस में 6 लाख हो गया। अब यहाँ पर आपके पास तीनों ऑल्टरनेटिव्स हैं। वो ऑल्टरनेटिव जहां पर आपने डेट यूज नहीं किया, वो ऑल्टरनेटिव जहां पर आपका डेट का कॉम्पोजिशन इक्विटी से कम है, सेकेंड वन, और एक थर्ड ऑप्शन जहां पर आपका डेट का कॉम्पोजिशन इक्विटी से ज्यादा है। तो हमें पता चल जाएगा कि क्या ट्रेडिशनल अप्रोच हमें सही कहती है या नहीं। क्या हमें इक्विटी से ज्यादा डेट को एम्प्लॉय कर देना चाहिए या बिना डेट के चलना चाहिए। Assume that 4 lakh debentures can be raised at 5% rate of interest. अब अगर आप सेकेंड ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग देखो तो अगर आप वहां पर 4 लाख डिबेंचर्स रेज कर रहे हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% रहेगा। वेयर एज 6 लाख डिबेंचर्स कैन बी रेज एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप थर्ड ऑल्टरनेटिव देखते हो तो वहां पर आपका जो डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 6% है। अब आपको इन सभी चीजों को कंबाइन करके क्या निकालना है, फर्म की वैल्यू निकालनी है, आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी है और आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। अब हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपके पास जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो आप निकालो। सो हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, लेट मी रेज द थिंग्स फर्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो हम उन्हीं तीनों ऑल्टरनेटिव्स को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव आप चेक करो, नो डेट। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में 4 लाख डेट एंड थर्ड में आपका 6 लाख डेट है। रेस्ट जो है वो आपकी इक्विटी है। हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि हम अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालें। वहां से आपका इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करके वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, उसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, सॉरी, एंड देन वैल्यू ऑफ डेट को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम है या ईबीआईटी है वो कितना है, 2 लाख रुपीज। दैट्स इट। यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। नेट ऑपरेटिंग इनकम विल रिमेन सेम इन ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। अब ईबीआईटी में से सबसे पहले हमेशा इंटरेस्ट माइनस होता है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव चेक करो, वहां पर डेट ही नहीं है तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, निल। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में देखते हैं तो हमारा जो डेट का कॉम्पोजिशन है वो 4 लाख है। हमें क्वेश्चन में दिया था जब 4 लाख होगा तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% रहेगा। तो 4 लाख के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 2 लाख रुपीज, 20,000 सॉरी। एंड देन थर्ड ऑल्टरनेटिव, वहां पर हमारा डेट कितना है, 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 36,000। माइनस करेंगे, टैक्सेस नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, दैट मींस अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 lakhs, 1,80,000, 1,64,000 इन ऑल द 3 ऑल्टरनेटिव्स रिस्पेक्टिवली। अब ये आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया। हमने एक फॉर्मूला किया था एस निकालने का, एस इज इक्वल टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और हर एक ऑल्टरनेटिव का हमें डिफरेंट गिवन है जब आपने डेट डिफरेंट केसेस में यूज किया है। यू कुड नोटिस हियर इट इज गिवन, अगर फर्म ने डेट यूज नहीं किया तो 10%, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में 11 और थर्ड ऑल्टरनेटिव में 13% है। तो डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में हमने अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिफरेंट रेट्स ऑफ इक्विटी के साथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ ही डिवाइड किया।
अब वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, योर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। यू कुड नोटिस हियर, यहाँ पर 2 lakhs डिवाइडेड बाय 10%, 180 डिवाइडेड बाय 11, 164 डिवाइडेड बाय 30%, हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स आ गई। इसमें हम वैल्यू ऑफ डेट को ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में तो डेट है ही नहीं, तो निल। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में 4 lakhs है, थर्ड ऑल्टरनेटिव में 6 lakhs है, तो आपके पास फर्म की पूरी वैल्यू आ गई। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो क्या रहता है, दैट योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू योर ईबीआईटी अपॉन बी। बी निकाल चुके हैं, ईबीआईटी भी क्वेश्चन में गिवन था, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। और वहां से हमारे पास ये तीनों सॉल्यूशंस आए हैं। अब अगर हम ओवरऑल चेक करें, सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमारी सेकंड ऑल्टरनेटिव की है, 9.8। अब अगर हम इस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को देखें, तो ये सबसे ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होगा। हमने डेट को यूज तो किया है, बट जो हमारा डेट का कॉम्पोजिशन था वो हमारी इक्विटी से कम था। अब अगर हम थर्ड ऑल्टरनेटिव को देखें, डेट तो हमने वहां पर भी यूज किया है, बट जब हम थर्ड ऑल्टरनेटिव में आए थे, हमारा जो डेट का स्ट्रक्चर था वो इक्विटी से ज्यादा था। थर्ड ऑल्टरनेटिव में डेट वाज 6, इक्विटी वाज 4, बट सेकेंड ऑल्टरनेटिव में डेट वाज 4, इक्विटी वाज 6। तो आपको यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि डेट को यूज करो, बट डेट को इक्विटी से ज्यादा यूज मत करो। डेट को अगर आप बिल्कुल ही जीरो यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप चेक करो, आपकी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है, 10% है। तो आपके जो फर्स्ट केस और सेकंड केस है, वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उनको कभी भी एम्प्लॉय नहीं करते। डेट को एम्प्लॉय करना है, बट विद इन सर्टेन लिमिट्स, तभी आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा होगी, और जो वैल्यू ऑफ फर्म है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सॉरी, वो कम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी। आप इवन वैल्यू ऑफ फर्म को भी चेक कर सकते हो। वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा सेकंड केस में है, फर्स्ट केस में और थर्ड केस में वो लोएस्ट ही है। फर्म की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ओवरऑल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कम होना चाहिए, वही आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जस्टिफिकेशन फॉर दिस थ्योरी। और इवन की अगर आप कमेंट्स या इंटरप्रिटेशन को रीड करना चाहते हो, वो कर सकते हो, बिकॉज इंटरप्रिटेशन को यहाँ पर मेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ यू विल नॉट स्पेसिफाई दीज थिंग्स इन योर क्वेश्चन, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। So what is the interpretation written? It is clear from the above that if debt of 4 lakh is used, the value of firm increases and the overall cost of capital decreases. But if more debt is used than equity, then the value of firm decreases and the overall cost of capital increases. Therefore, a company should employ debt, but within the limits of equity. Thank you so much.